नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। पिछली कुछ वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, तो आज फिर से एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बैक टू बैक आपको मैं टेक्निक्स दूंगा रिगार्डिंग मैरिज। आज आपके मैरिज से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आजकल मैं काफ़ी मूड में हूँ टेक्निक्स देने के, तो जिन्हें सीखना है सीखें। और आज का जो वीडियो रहेगा इसको मैं कुछ पार्ट्स पे डिवाइड करता हूँ। देखिए, सबसे पहला पार्ट कि आपकी होने वाली वाइफ या आपके होने वाले हस्बैंड की लग्न राशि या चंद्र राशि क्या होगी। नंबर 2, आपके होने वाले वाइफ या हस्बैंड किस डायरेक्शन से आएंगे, आपकी मैरिज अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी यूजिंग दी नवमांश कुंडली। देन आपकी मैरिज किस साल होने के योग हैं, टाइमिंग ऑफ द मैरिज। ये 4 या 5 टॉप। और लास्ट, आपके हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन क्या होगा। सो आई गेस आज की वीडियो का आप सबको बहुत इंतज़ार था, तो फाइनली आज मैं ये सब टॉपिक डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारी मैरिज कैसी रहेगी। तो अगर मैरिज की आप बात करो तो भृगु नाड़ी में एक श्लोक आता है। भृगु नाड़ी का एग्जैक्ट श्लोक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको ये CS पटेल जी की बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगा। श्लोक ये कहता है कि जातक की मैरिज कैसी रहेगी या जातक की जो स्पाउस है, वेदर हस्बैंड और वाइफ, वो कैसा रहेगा, डिपेंड करेगा आपकी 7th लॉर्ड और आपके वीनस की नवमांश की स्थिति पे। अगर आपका 7th लॉर्ड या वीनस डेबिलिटेटेड यानी नीच नवमांश में है, तो भृगु नाड़ी का मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक बताता हूं। भृगु नाड़ी सेज कि अगर आपका 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज और आपका शुक्र, इन दोनों में से कोई भी, प्रेफरेंस यहां पे हम 7th लॉर्ड को देंगे एज कंपेयर टू वीनस। वीनस के मुकाबले आपको 7th लॉर्ड को यहां पे प्रेफरेंस देनी है। तो 7th लॉर्ड आपका अगर नवमांश कुंडली में नीच नवमांश में है, डेबिलिटेटेड नवमांश में है या पाप पीड़ित है, शत्रु नवमांश में है, तो कहा गया कि स्पाउस डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगी इन लॉस का और फैमिली का। मतलब आपकी शादी जिससे होगी, दैट पर्सन विल प्रूव आउट टू बी डिजास्ट्रस एंड इन लॉस को, परिवार को, सबको परेशान करेगा और बहुत बड़ा हार्म पहुंचाएगा फैमिली को। इन मॉडर्न सिनेरियो में इसका मतलब है कि डाइवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट के चक्कर लगेंगे अगर आपका 7th लॉर्ड नवमांश कुंडली में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या पाप पीड़ित है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 7th लॉर्ड सपोज वीनस है, आपका 7th लॉर्ड वीनस है और नवमांश में वो नीच का हो गया, वर्गो नवमांश में चला गया, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है। वहीं दूसरा सूत्र क्या कहता है भृगु नाड़ी का, कि अगर जातक की कुंडली में 7th लॉर्ड नवमांश कुंडली में उच्चिका है या अपनी मित्र राशि में है या राजयोग बना रहा है, तो मतलब आपका जो भी 7th लॉर्ड है, सपोज आपका 7th लॉर्ड वीनस है, ये वीनस D9 कुंडली जो हम मैरिज के लिए देखते हैं, D9 कुंडली में ये वीनस अगर एक्सॉल्टेड नवमांश में है या स्व नवमांश में है, यानी मीन राशि में है या टॉरस में है या लिब्रा में है, तो जातक की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, जातक की मैरिड लाइफ बहुत शुभ रहेगी। स्पाउस जो जातक का होगा, जातक का जो पार्टनर होगा, वो जातक के लिए लकी प्रूव होगा, वेल्दी होगा या मैरिज के बाद बड़ी प्रोस्पेरिटी रहेगी और एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये इंडिकेट करता है। और सिर्फ भृगु नाड़ी नहीं, ये श्लोक तो आपको बृहत पराशर शास्त्र में मिल जाएगा। आई गेस बृहत जातक और फला दीपिका में भी ये है, लेकिन भृगु नाड़ी का आई एम वेरी श्योर और बिपिचस का भी मुझे श्योर है। सो अगर आपका 7th लॉर्ड नवमांश में अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है और अगर 7th लॉर्ड आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है नवमांश में, तो अच्छी मैरिज रहेगी। अगर खराब स्थिति में है, नीच का है, डेबिलिटेटेड है, पाप पीड़ित है, तो स्पाउस डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा फैमिली की। ये वाली जो लाइट है ये बंद हो गई है, तो आई थिंक थोड़ा एकदम से आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या किया जाए, यही लाइट रखी जाए या नेक्स्ट टाइम इसको भी हम यूज़ करें। इसकी आई गेस बैटरी ख़त्म हो गई है, सो
तब ये एकदम से ऑफ हो गया। एनीवेज, क्वालिटी ऑफ मैरिज क्लियर। दूसरा, क्वालिटी ऑफ मैरिज में क्या सूत्र है? क्वालिटी ऑफ मैरिज का दूसरा सूत्र है कि जातक की कुंडली में अगर शुक्र और सेवेंथ लॉर्ड अच्छे षष्टियांश डीटी में है, शुभ षष्टियांश, देखिए षष्टियांश के देवता होते हैं, तो षष्टियांश डीटीज यानी षष्टियांश के जो देवता हैं, अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र शुभ षष्टियांश देवता ऑक्युपाई करता है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। और अगर बाय चांस आपका सेवेंथ लॉर्ड और वीनस खराब षष्टियांश डीटी में है या मेलेफिक पाप षष्टियांश डीटी में है तो आपकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, खराब षष्टियांश डीटी कौन सी मानेगी? काल, घोर, ओके, काल, घोर, गुलिका, उत्पात, ये सारी खराब षष्टियांश डीटीज हैं। ये आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मिल जाएगी, कौन सी षष्टियांश डीटी अच्छी है, कौन सी मेलेफिक है। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड खराब षष्टियांश डीटी में है तो जातक की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, और अगर शुभ षष्टियांश डीटी में है तो जातक की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। सेवेंथ लॉर्ड और वीनस की षष्टियांश डीटी आपको देखनी है। तो ये तो हो गया आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज। नंबर 2, आपके होने वाले पार्टनर हस्बैंड या वाइफ का प्रोफेशन क्या होगा। तो ये हस्बैंड और वाइफ के प्रोफेशन वाली प्रेडिक्शंस मैं अपनी कंसल्टेशन में बहुत टाइम से करता आ रहा हूं, और ये प्रेडिक्शंस मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को काफी लंबे टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं। अब इसमें सूत्र क्या है? इसमें सूत्र कुछ ऐसा है कि देखिए, सप्तम घर आपके हस्बैंड या वाइफ का माना गया। सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर वाइफ और हस्बैंड। आपकी लगन कुंडली में और आपकी नवमांश कुंडली में सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज और आपके हस्बैंड या वाइफ को रूल करता है। 10th हाउस आपका करियर बताता है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन बताता है। तो आप ये देखें कि सप्तम से 10th हाउस कौन सा है, तो आपके सप्तम घर से 10th हाउस बनेगा 4th हाउस ऑफ योर चार्ट। चौथा घर जो है ये सप्तम से 10th है। 10th हाउस क्या हो गया? कर्म, प्रोफेशन, करियर। सप्तम क्या हो गया? स्पाउस। तो स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ का करियर आपका 4th हाउस है, जो 10th है 7th से। इसकी रेफरेंस कहां मिलती है? तो इसकी रेफरेंस आपको भृगु नाड़ी के भी कुछ श्लोक्स में मिलेगी। एस.के. मेहता जी की बुक में तो इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आपके फादर इन लॉ का घर हो गया तीसरा घर, आपके फादर इन लॉ का घर हो गया तीसरा घर। तीसरे घर से दशम आपका 12th हाउस है। तीसरे घर से अगर दशम घर देखो आपका 12th हाउस है, तो आपके फादर इन लॉ का प्रोफेशन हो गया आपका 12th हाउस, और आपकी मदर इन लॉ का घर हो गया 10th हाउस, और 10th हाउस से 10th जो है वो सप्तम घर है। तो सप्तम घर आपके मदर इन लॉ का प्रोफेशन भी है। तो मुझे आज भी एक कुंडली याद आती है, एक कुंडली थी उसमें 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ था। तो मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि आपके फादर इन लॉ गवर्नमेंट सर्विस में होंगे या गवर्नमेंट से रिटायर्ड होंगे। कैसे? क्योंकि 12वें घर में सूर्य है। तीसरा घर फादर इन लॉ का, क्योंकि वो सप्तम से 9th है। सप्तम का पिता यानी सप्तम के फादर, सप्तम से 9th इज द 3rd हाउस, और 9th से 10th हाउस मींस आपके 3rd हाउस 10th हाउस बेसिकली जो आपके फादर इन लॉ का घर है, उसका जो 10th हाउस है वो आपके फादर इन लॉ का कर्म बताएगा। वो 12वां घर है, तो 12वें घर में सूर्य था, तो फादर इन लॉ वाज इन द गवर्नमेंट। एक और मुझे प्रेडिक्शन याद आती है, मैंने अपने क्लाइंट को करी थी। 12वें घर में मंगल था, तो मैंने उनको कहा कि आपके फादर इन लॉ किसी वर्दी वाले काम से, वर्दी वाले प्रोफेशन से कनेक्टेड होंगे। मींस डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, लॉयर्स, ये जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं, क्योंकि मंगल यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशन का कारका है। तो 12वें घर में मंगल जाएगा तो फादर इन लॉ का प्रोफेशन ये होगा। सप्तम घर में सूर्य हो तो मदर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि मदर इन लॉ का प्रोफेशन क्या है? आपका 10th हाउस मदर इन लॉ का है, और 10th हाउस से 10th अगर आप गिने तो सप्तम घर आएगा, तो सप्तम घर आपके मदर इन लॉ का प्रोफेशन है। सिमिलरली आपके हस्बैंड और वाइफ का प्रोफेशन है चौथा घर। तो आप ये देखें कि लगन और नवमांश कुंडली में चौथे घर में आपके कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। लगन और नवमांश कुंडली में
चौथे घर से जो प्लैनेट स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, लगन और नवमांश में चौथे घर से जो प्लैनेट बहुत पावरफुली कनेक्टेड होगा, वो उससे रिलेटेड प्रोफेशन जातक के स्पाउस का होगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चौथे घर में सूर्य है तो स्पाउस की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। अगर आपके नवमांश के चौथे घर में सूर्य है तब भी स्पाउस की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। मेरे काफी क्लाइंट हैं, चौथे घर का सूर्य है, नवमांश में भी चौथे घर का सूर्य है, तो स्पाउस इज इन द गवर्नमेंट जॉब। चौथे घर में मंगल है या नवमांश के चौथे घर में मंगल है तो स्पाउस कोई वर्दी वाले काम से कनेक्टेड होगा, डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, लॉयर या इंजीनियर हो सकता है। राहु केतु टेक्निकल प्रोफेशंस के कारक हैं, टेक, आईटी, ये सब प्रोफेशन बताते हैं। अगर राहु केतु आपके चौथे घर से लिंक्ड हो लगन या नवमांश कुंडली में, तो आपके हस्बैंड वाइफ किसी टेक्निकल प्रोफेशन में होंगे, इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, टेक से, आईटी से कनेक्टेड हो सकते हैं, या हो सकता है राहु इज ऑल्सो द कारक ऑफ फॉरेन प्लेस, केतु भी फॉरेन प्लेस को रूल करता है। राहु केतु दे आर द फॉरेनर्स बेसिकली इन द प्लैनेटरी सिस्टम। तो हो सकता है चौथे घर में राहु केतु हो और आपके हस्बैंड या वाइफ फॉरेन में जॉब करते हो या फॉरेन में जॉब करके आए हो। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। आई डोंट हैव आइडिया कि इस स्लाइड के बिना कैसा लग रहा है, बट आई विल सजेस्ट यू, अगर खराब भी लग रहा होगा तो आप टेक्निक पे फोकस करें, मेरे ऊपर फोकस ना करें। ओके, सो ये चीज हो गई स्पाउस के करियर की। मरकुरी चौथे घर से कनेक्टेड हो, बुध चौथे घर से कनेक्टेड हो, तो हो सकता है हस्बैंड या वाइफ का कोई बिजनेस हो या मरकुरी से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो, बैंकर, अकाउंटेंट, सीए, जर्नलिस्ट, मरकुरी रिलेटेड प्रोफेशन हो। शुक्र हो तो मेडिसिन से कनेक्टेड हो सकता है, फाइनेंस से कनेक्टेड हो सकता है। शुक्र आपके चौथे घर, लगन कुंडली के चौथे घर या नवमांश कुंडली के चौथे घर से कनेक्टेड हो, या लगन या चौथे घर में, नवमांश कुंडली के चौथे घर में आपके शुक्र बैठा है, तो फोर्थ हाउस से अगर शुक्र का संबंध हो तो फाइनेंस या मेडिसिन की फील्ड स्पाउस की हो सकती है। बृहस्पति, अगर बृहस्पति और बुध, अगर मींस बृहस्पति खासकर अगर आपके लगन के चौथे घर से कनेक्टेड हो जाए, लगन के चौथे घर को दृष्टि दे दे, नवमांश के चौथे घर में बैठा हो, नवमांश के चौथे घर को दृष्टि देता हो, तो लगन और नवमांश के चौथे घर यानी फोर्थ हाउस के साथ जुपिटर का अगर कनेक्शन होगा बाय प्लेसमेंट और दृष्टि, तो हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ टीचर हो, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में काम करते हो या जुपिटर से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो। देखिए, हर एक प्लैनेट क्या प्रोफेशन सिग्निफाई करता है वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इतना मैं लेके चलता हूं कि इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी कि सूर्य के प्रोफेशन क्या है, मंगल के क्या है, बृहस्पति के क्या है। तो जो प्लैनेट आपके लगन और नवमांश के चौथे घर से स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन आपको हस्बैंड या वाइफ का जरूर मिलेगा। तो हस्बैंड या वाइफ का प्रोफेशन भी क्लियर हो गया। चलिए आगे, अब हम चलते हैं कि कैसे पता लगे कि ये मेरे हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो अब मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा, लेकिन 2 सूत्र में एक प्रॉब्लम है, इनकी एप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल है। पहला तो आपके हस्बैंड या वाइफ का लगन या चंद्र लगन क्या होगा, मींस आपके हस्बैंड या वाइफ का मून साइन या लगन साइन क्या होगा, वो कैसे प्रेडिक्ट करें। तो CS पटेल जी ने अपनी बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक श्लोक दिया है देव केरलम से, यानी चंद्रकला नाड़ी से। कुछ लोगों को लगता है देव केरलम अलग है, चंद्रकला नाड़ी अलग है। अब ये है अज्ञानता। अरे भाई, देव केरलम और चंद्रकला नाड़ी एक ही है, ये अलग अलग चीज नहीं है। सो देव केरलम चंद्रकला नाड़ी का श्लोक नंबर 2254 श्लोक नंबर कहता है, श्री CS पटेल जी की बुक की मैं बात कर रहा हूं, कि आप ये देखें कि आपकी लगन कुंडली में 7th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, और वीनस। ये 7th लॉर्ड नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, ये 7th लॉर्ड नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, वो राशि या उसकी त्रिकोण की राशि आपके स्पाउस का लगन या चंद्र लगन होगा। मतलब जैसे कि आपका हो गया मेष लगन, आपका 7th लॉर्ड है शुक्र, शुक्र बैठ गया मान लो आपके पाइसेस नवमांश में, उच्च के नवमांश में, तो इसका ये मतलब है पाइसेस राशि या उसके त्रिकोण में आने वाली कर्क राशि या वृश्चिक राशि आपके स्पाउस का लगन या चंद्र लगन होगा। लेकिन मुझे सरप्राइज क्या मिलता है, क्योंकि मैं हर चीज को डबल चेक करता हूं, डबल कंफर्म करता हूं। मैंने जब देव केरलम यानी चंद्रकला नाड़ी का बुक नंबर 1 खोली और श्लोक नंबर 2254 खोला, 2254,
तो मैं 2254 श्लोक नंबर में क्या पाता हूं, तो 2254 श्लोक नंबर में आर सांथानाम जी लिखते हैं, क्योंकि आर सांथानाम जी ने चंद्रकला नाड़ी ट्रांसलेट की है कि आप ये देखें कि आपकी लगन कुंडली में 7th लॉर्ड कौन सा है। अभी तक तो बात सेम है। ये 7th लॉर्ड का डिस्पोजिटर कौन है। यहां पे 2254 श्लोक नंबर जो CS पटेल बात कर रहे थे, इस 2254 श्लोक नंबर को अगर आप चंद्रकला नाड़ी में देखोगे तो आपको यह मिलेगा कि आप 7th लॉर्ड देखें कौन सा है। वो 7th लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक कौन है, मतलब उस 7th लॉर्ड का डिस्पोजिटर कौन सा प्लैनेट है। उस डिस्पोजिटर की नवमांश कुंडली में जो राशि होगी वो राशि और उसकी त्रिकोण की राशि आपके स्पाउस हस्बैंड वाइफ का लगन या चंद्र लगन होगा। अब ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब सपोज आपका मेष लगन है, मेष लगन, मैं आपको एग्जांपल्स जो दे रहा हूं हो सकता है ये प्लेसमेंट कुंडली में पॉसिबल ना हो, तो इसको आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लीजिए, ओके, इसको लिटरल मीनिंग मत ले लेना। सो सपोज आपका मेष लगन है और आपके मेष लगन में आपका 7th लॉर्ड है वीनस। ये 7th लॉर्ड वीनस, CS पटेल जी कह रहे थे कि इस वीनस की नवमांश राशि या उसकी त्रिकोण राशि आपके स्पाउस का लगन चंद्र लगन होगा। लेकिन जब 2254 श्लोक नंबर देवकेरलम चंद्रकला नाड़ी में खोला गया तब पता लगा कि ये वीनस की बात नहीं हो रही है, ये इस वीनस के डिस्पोजिटर की बात हो रही है। जैसे कि ये वीनस सपोज आपकी लगन कुंडली में सिंह राशि में है, तो आपकी लगन कुंडली में सूर्य बन गया डिस्पोजिटर आपके वीनस का। सपोज आपकी लगन कुंडली में ये वीनस स्कॉर्पियो राशि में है, तो मंगल बन गया लगन कुंडली में आपके इस वीनस का डिस्पोजिटर। इस मंगल की नवमांश कुंडली में जो राशि होगी या उसकी त्रिकोण जो राशि होगी वो आपके स्पाउस का लगन या चंद्र लगन होगा। या आपका सपोज वीनस लगन कुंडली में सूर्य की राशि सिंह में है, इस सूर्य की नवमांश कुंडली में जो राशि होगी वो आपके स्पाउस का लगन या चंद्र लगन होगा। अब ये कंफ्यूजन हो गई। श्लोक नंबर 1 ही 2254 देवकेरलम चंद्रकला नाड़ी में आर सांथानाम जी ने अलग बात कर दी, CS पटेल जी ने अलग कर दी। अब क्या करें? तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चंद्रकला नाड़ी का श्लोक नंबर 1317, हाँ 1317 1317 1317 खोलेंगे, सो 1317 श्लोक नंबर में क्या दिया गया है, यहां पे एक और टेक्निक है। 1317 श्लोक नंबर देवकेरलम चंद्रकला नाड़ी बुक नंबर 1, ये देवकेरलम में भी मेंशन्ड है, CS पटेल जी की बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी मेंशन्ड है। यहां पे ये लिखा गया है कि आप ये देखें कि आपका दारा अरुधा कहां पे आ रहा है। दारा अरुधा यानी अरुधा पदा 7वें घर का, आपके 7वें घर का अरुधा पदा किस राशि में आ रहा है। तो आपके 7वें घर का अरुधा पदा आपको नोट करना है किस राशि में आ रहा है। इट इज कॉल्ड दारा रुधा। तो ये दारा रुधा जिस राशि में आ रहा होगा, ये राशि और इसकी त्रिकोण की राशि आपके हस्बैंड या वाइफ का लगन या चंद्र लगन हो सकता है। तो आपका दारा रुधा A7, दारा रुधा, अरुधा पद ऑफ 7th हाउस जिस राशि में आ रहा है, ये राशि या इसकी त्रिकोण राशियां आपके हस्बैंड या वाइफ का लगन या चंद्र लगन होगा। या और आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड जो बनता है, 7th लॉर्ड D9 कुंडली में, नवमांश कुंडली में जिस राशि में है, वो राशि और उसकी त्रिकोण राशि स्पाउस का लगन या चंद्र लगन होगी। तो श्लोक नंबर 1317 में भी 7th लॉर्ड की नवमांश राशि की बात करी गई। CS पटेल जी ने 2254 श्लोक नंबर में भी यही बात करी है। तो हम ये लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे 7th लॉर्ड के नवमांश राशि के स्वामी की बात हुई है या नवमांश राशि की बात हुई है स्पाउस के लगन चंद्र लगन के मामले में। तो हो सकता है आर सांथानाम जी ने 2254 श्लोक नंबर में जो डिस्पोजिटर की बात करी है वो गलत हो या उनको कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हो। इट इज पॉसिबल। तो इस तरह एक सूत्र को 2-3 किताबों से कंफर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उड़ उड़ के एक ही जगह उसको पढ़ लिया। तो क्योंकि एक तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, संस्कृत ट्रांसलेशन तो मुझे आती नहीं है, ना ही संस्कृत पढ़ना इतने अच्छे से आती है। तो मैं तो इंग्लिश ट्रांसलेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो 2-3 ट्रांसलेशंस पढ़ना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है पटेल जी कभी गलती नहीं करेंगे, सांथानाम जी भी नहीं करेंगे, पर पटेल जी भी नहीं करेंगे।
तो ये भी हो गया। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि स्पाउस किस डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन है। स्पाउस की डायरेक्शन बताने की टेक्निक तो नाड़ी ज्योतिष में दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये टेक्निक को यूज कैसे करें। सपोज मैं आपको कहूं कि आपकी होने वाली वाइफ या आपके होने वाले हस्बैंड नॉर्थ डायरेक्शन से आएंगे, तो ये नॉर्थ जो मैंने कहा कि किस रेफरेंस में नॉर्थ है, आपकी बर्थ प्लेस के रेफरेंस में नॉर्थ है या आप जिस जगह में अभी रह रहे हो उसकी रेफरेंस में नॉर्थ है। और ये कितना नॉर्थ है, मतलब अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के ऊपर जो नॉर्थ है उसकी लिमिट कितनी है, कितना नॉर्थ, क्योंकि दिल्ली के ऊपर तो सब नॉर्थ ही आएगा। और अगर साउथ की बात करूं तो साउथ में कितना साउथ, साउथ में कितनी स्टेट्स है, कितना साउथ हम जाएं और किस रेफरेंस में साउथ देखें। आपकी जन्म स्थान, आपकी बर्थ प्लेस के रेफरेंस में साउथ देखें कि आपके अभी करंट जो स्थान है जहां पर रह रहे हो उस रेफरेंस में साउथ देखें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, जिसके आंसर्स आपको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन मेरे से आप कंसल्टेशन में ना पूछा करें, क्योंकि ये इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब मैं किस किस को ये समझाता फिरूंगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए टेक्निक बता देता हूं। तो चंद्रकला नाड़ी में ही टेक्निक है। देखिए, चंद्रकला नाड़ी इज दी बेस्ट नाड़ी। CS पटेल जी ने भी 2-3 बार बोला है चंद्रकला नाड़ी सबसे बेस्ट नाड़ी है। तो ये जो चंद्रकला नाड़ी है, इस चंद्रकला नाड़ी में ये मेंशन्ड है कि आप ये देखें आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। ये 7th लॉर्ड नवमांश कुंडली में जिस राशि में होगा उस राशि को सिग्निफाई करने वाले ग्रह की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन से आपका स्पाउस आएगा। तो सपोज मेरा कुंडली में 7th लॉर्ड है वीनस, मेष लगन की कुंडली है, 7th लॉर्ड है वीनस। ये वीनस मान लीजिए एरीज नवमांश में है, जस्ट सपोज, चाहे पॉसिबल ना हो, तो एरीज का स्वामी क्या बना, मंगल। या सपोज करें ये वीनस नवमांश कुंडली में वृश्चिक नवमांश में है, वृश्चिक नवमांश का स्वामी कौन सा ग्रह बना, मंगल। तो मंगल की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन से मेरा हस्बैंड या वाइफ आएगा, मतलब मेरी वाइफ आएगी। ओके, सो अब मंगल साउथर्न डायरेक्शन को रूल करता है। ज्योतिष में मार्स की जो डायरेक्शन बताई गई वो साउथ डायरेक्शन बताई गई। मंगल साउथ डायरेक्शन का कारका है। तो मतलब अगर मेरा 7th लॉर्ड मंगल की नवमांश राशियों में है तो साउथ डायरेक्शन से मेरा पार्टनर आना चाहिए। अब किस रेफरेंस में साउथ, मेरा जो जन्म स्थान है हिमाचल में उस रेफरेंस से साउथ। और मैं कितना साउथ जाऊं, मेरे हिमाचल वालों के लिए तो नीचे सब कुछ साउथ ही है। तो ये एक अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चन है, इसलिए इस चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको यूज करना ही है तो आप बर्थ प्लेस के हिसाब से यूज करो, आप अपने जन्म स्थान के हिसाब से साउथ देखो, तो वैसे आपको आंसर मिलेगा। लेकिन कितना आप साउथ जाओगे वो भी क्वेश्चन है। वैसे ही हर ग्रह की अपनी डायरेक्शन है, मंगल की साउथ है, बाकियों की भी अपनी अपनी डायरेक्शन है, वो आपको सबको पता ही है, तो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, चलिए उससे पहले, क्योंकि अभी आप सबका फ्लो बना है, बाद में आप सबका फ्लो टूट जाता है, तो अभी मैं अपनी एक इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं। तो मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं 3 दिन का वर्कशॉप, दत्तात्रेय जयंती वाले दिन से 4 दिसंबर से शुरू होगी। और इसमें मैं कुछ आपको सूत्र बताऊंगा जो आपको इवेंट की एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। मैं आपको स्पेसिफिकली हर इवेंट के लिए नहीं बताऊंगा, मैरिज, करियर नहीं, मैं आपको वो मेथड दूंगा जिससे आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट डेट्स निकलेंगी। अब उस इंपॉर्टेंट डेट्स में कोई भी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। हाँ, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो भी पढ़ाया जाएगा, बट एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इवेंट वोंट बी टॉट, क्योंकि एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इवेंट उस चीज का पार्ट नहीं है। बट आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट इट, किस तरह आपको अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल कैलकुलेट करने हैं, कौन सा साल आपके लिए अच्छा जाएगा, साल में किस साल में कौन सा इवेंट हो सकता है। सो ये 3 दिन की वर्कशॉप रहेगी। इस 3 दिन की वर्कशॉप की फीस है 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। 3 दिन ये वर्कशॉप चलेगी। रिकॉर्डिंग्स
की आपको मिल जाएंगी। और इसमें जो मेथड आपको मैं डेट ऑफ द इवेंट के लिए बताऊंगा कि इस दिन आपकी जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट दिन होगा या इस दिन आपके इवेंट का जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। एग्जैक्ट नेचर में आपको इवेंट का नहीं बोलूंगा कि मैरिज होगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, बट इंपॉर्टेंट इवेंट का मतलब है कि कोई मेजर इवेंट होगा तो वो डेट कैलकुलेट कैसे करनी है वो मेथड अभी तक मैंने अपने किसी कोर्स या वेबिनार में नहीं पढ़ाया है। तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसकी एनरोलमेंट अभी आपके जो ये आने वाला सैटरडे है इससे शुरू हो जाएगी, तो जिनको भी एनरोल होना है जल्दी से मुझे मैसेज करें। दूसरी बात, मैं एक नया फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी कंडक्ट करने वाला हूं। इस नए फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी में 5 मॉड्यूल होंगे। ये 5 मॉड्यूल में मैंने पहले नहीं पढ़ाए हैं। नंबर 1, पराशरी एस्ट्रोलॉजी का मॉड्यूल। ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी का जो मॉड्यूल होगा ये बाकी क्लासिकल्स के साथ भी पढ़ाया जाएगा, लाइक बृहत जातक, फलादीपिका। नंबर 2, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मॉड्यूल। इसमें आपको चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मॉड्यूल। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपको जेमिनी के जो स्पेशल सूत्र हैं और जेमिनी के अलग अलग कमेंट्री की जो स्पेशल टेक्निक्स हैं वो पढ़ाई जाएंगी। नक्षत्र मॉड्यूल, ये मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ाया है, तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी एनरोल हो सकते हैं। तो नक्षत्र मॉड्यूल में आपको सारे 27 नक्षत्र जितने भी हैं हमारे 27 नक्षत्र, तो आपको हमारे 27 नक्षत्र की प्रेडिक्टिव टेक्निक्स दी जाएंगी। उनको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है वो पढ़ाया जाएगा। और इन 27 नक्षत्रों की क्या एक्टिवेशन एजेस हैं, कब कब एक्टिवेट होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। और आपका आ गया उसके बाद ट्रांजिट मॉड्यूल एंड दशा मॉड्यूल्स। तो इसमें मल्टीपल मॉड्यूल रहेंगे। ये कोर्स कम से कम 1.5 या 2 साल चलेगा। 1.5 या 2 साल ये कोर्स चलेगा। EMI बेस्ड ये कोर्स होगा। फीस इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये लाइफ टाइम कोर्स है, लंबा कोर्स है। तो जिन लोगों को अपनी ज्योतिष की नई जर्नी शुरू करनी है, बिल्कुल बेसिक से और लंबा सीखना है, वो इसमें एनरोल होने के लिए रेडी रहें। लेकिन कोर्स ये लॉन्च होगा अगली साल अप्रैल में, जब हमारी अक्षय तृतीया आएगी, जब हमारी परशुराम जयंती आएगी। क्योंकि लास्ट बार भी मैंने फुल कोर्स अक्षय तृतीया यानी परशुराम जयंती वाले दिन अपना लॉन्च करा था। इस बार भी मैं अक्षय तृतीया परशुराम जयंती वाले दिन अपना फुल कोर्स लॉन्च करूंगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। और तब मेरी बृहस्पति की अंतर्दशा भी होगी। बृहस्पति मेरी कुंडली में परिवर्तन राजयोग में है, शनि के साथ राजयोग बना रहा है, तो उस दशा में ही मैं वो कोर्स लॉन्च करूंगा। और मुझे पता है उसी दशा में आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ोगे भी, तो उसके लिए भी रेडी रहें। बाकी जिनको कंसल्टेशन चाहिए वो तो हमारी वेबसाइट में जा ही सकते हैं। तो ये 2 मिनट का थोड़ा सा आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में मैंने समझाना था। दूसरा, हाँ, वेबिनार में एनरोल होने के लिए व्हाट्सएप करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। तो करियर ऑफ द स्पाउस हो गया, राशि लग्न ऑफ द स्पाउस हो गया, डायरेक्शन कहाँ से आएगा वो हो गया, क्वालिटी ऑफ द मैरिज हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, ओके, क्योंकि ये सारे आपकी स्पाउस से कनेक्टेड जो क्वेश्चन थे, चाहे उनका करियर, डायरेक्शन, स्पाउस का चंद्र राशि, लग्न राशि, क्वालिटी, ये सब तो क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्पाउस का नाम प्रेडिक्ट करने की टेक्निक बताओ। तो मैं आपको सच बताऊं, अभी रिसेंटली मैं काफी इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर से मिला और मैंने उनसे पर्सनली, और उनकी एक्सपर्टीज है, वो आपके स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड का नाम, आपके माता पिता का नाम बता सकते हैं, एग्जैक्ट नाम भी बता सकते हैं। तो मैंने उनसे ऑनेस्टली एक बात पूछी, मैंने, सर मैंने भी बहुत ज्योतिष पढ़ी है लेकिन मुझे ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला कि जातक के होने वाले हस्बैंड या वाइफ का नाम हम प्रेडिक्ट कर सकें। हाँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ सूत्र हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो उनका आंसर क्या आया कि यू आर वेरी राइट, अगर आपको स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ का नाम प्रेडिक्ट करना है तो सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करेगी, सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसकी टेक्निक्स हैं। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ कौन सी नाड़ी वो है जिसमें ये नाम का मेथड है, वो उन्होंने मुझे रिवील करा, वो भी मैं यहाँ बता नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात करी कि ये नाड़ी भी छोड़ो, ये वैदिक ज्योतिष भी छोड़ो, इसके लिए आपको सिद्धि चाहिए, बिना सिद्धि के ये नहीं होगा। तो आपको नाड़ी ज्योतिष का भी ज्ञान चाहिए, एक पर्टिकुलर नाड़ी का उन्होंने नाम लिया, उस पर्टिकुलर नाड़ी का भी आपको नॉलेज चाहिए। उस सारी नॉलेज के बाद, उस सारी प्रैक्टिस के बाद आपको सिद्धि चाहिए,
बिना सिद्धि के आप फिर भी नाम नहीं बता पाओगे। तो जो साधक कुछ नाम बता देते हैं उनके पास मैक्सिमम 95% या 100% के पास सिद्धि रहती है। कोई भी वैदिक ज्योतिष ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जो सिर्फ थियोरेटिकल बेस पे नाम बता सके। और जो लोग यूट्यूब पे टेक्निक्स शेयर कर रहे होते हैं वो सब मन गढ़ंत टेक्निक है, कुछ काम नहीं करेगी। क्योंकि मैं आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर का रेफरेंस बता रहा हूं जो इस प्रेडिक्शन में उन्होंने महारत हासिल की है। मेरे सामने उन्होंने कईयों के नाम प्रेडिक्ट करे। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली कि इसके लिए नाड़ी ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है और सिद्धि चाहिए। तो उस चीज पे तो हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। ओके, दूसरी बात, अब हम टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरा तो फंडा क्लियर है, टाइमिंग ऑफ मैरिज इतना मुश्किल भी टॉपिक नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। अब मैं आपको इसकी कुछ 4 या 5 टेक्निक्स बताता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए, आपको जो मैं 4 या 5 टेक्निक्स मैरिज की टाइमिंग के लिए बताऊंगा, ये आपको अप्लाई करनी है। और इसमें से कम 3 या 4 अगर एक टाइम पे अप्लाई होगी तभी उस टाइम पे मैरिज होगी, वरना नहीं होगी। तो आपको मैं जितनी टेक्निक्स बताऊंगा मैरिज की टाइमिंग के लिए, इनमें से कम 60 या 70% अप्लाई होनी चाहिए, तभी मैरिज होगी, वरना नहीं होगी। तो पहली टेक्निक, और देखिए जितनी भी टेक्निक्स बता रहा हूं सारी नाड़ी से है, ऑथेंटिक टेक्स्ट से हैं। मैं अपनी साइड से कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बताता हूँ। पीछे ऐसे कोई मुझे बोल रहा था, समवन वाज कंपेयरिंग माय वीडियोस टू सम अनदर एस्ट्रोलॉजर, दैट पर्सन वाज आल्सो यंग बेसिकली। तो दे वर लाइक, आपकी तरह ये भी पहले तो आई जस्ट टोल्ड इट पर्सन, एक तो पहली बात, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वैसा कंटेंट और कोई नहीं बनाता यूट्यूब पे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। दूसरा, उन लोगों के चैनल जब से बने हैं 2023 से 22 से, जब से उनके चैनल बने हैं, उनके चैनल बनने से 3 साल पहले से मैं D60 BTR ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो डालता था 2020 में। जिन्होंने मेरा चैनल 2020 में देखा होगा तो उन्होंने वो D60 वाली वीडियो देखी होगी, उन्होंने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। तो 2020 में जब लोग एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते थे, तब से हम D60 और ये सब BTR एंड ऑल जो आज की डेट में लोगों को बहुत हाई फाई टॉपिक लगते हैं, तो मैं उस टाइम पे डिस्कस किया करता था। सो काइंडली डोंट कंपेयर मी विद एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो बाकी रही बात फेम की, देखिए फेम कमाना ज्योतिष में या ज्योतिष में पैसा कमाना, वो आपके भाग्य के ऊपर है, आपके प्रारब्ध कर्म के ऊपर है। हो सकता है आपको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती हो, आपको बेसिक ज्योतिष आती हो और आप ज्योतिष से महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें ज्योतिष बिल्कुल बेसिक आती है और वो ज्योतिष से महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हो सकता है आपको ज्योतिष का सबसे डीप ज्ञान हो, लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं कमा पाओ। तो ये एक चीज है, पैसा कमाना, फेम मिलना, ये आपके प्रारब्ध कर्म के ऊपर है, इसका नॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, सो एनीवेज, अब मैरिज के टाइमिंग की टेक्निक देखिए। मैरिज के टाइमिंग की पहली टेक्निक क्या आप ये देखें, आपकी लगन कुंडली में 7th लॉर्ड कौन सा है। सो भृगु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, अमशा नाड़ी में ये श्लोक कॉमन है। भृगु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, अमशा नाड़ी में ये श्लोक कॉमन है कि आप ये देखें आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड कौन सा है। ये 7th लॉर्ड आपकी नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है। तो बृहस्पति जब उस राशि या उसकी त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, तब आपकी शादी होनी चाहिए या एंगेजमेंट होनी चाहिए या मेजर रिलेशनशिप बनना चाहिए। सपोज आपका 7th लॉर्ड वीनस है, 7th लॉर्ड वीनस उच्च के पाइसेस नवमांश में है, तो बृहस्पति गोचर में जब मीन राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तब आपकी शादी होने के योग बनेंगे। नंबर 1 सूत्र। नंबर 2 सूत्र ये श्री केन राव जी का है। केन राव जी ने कहा कि आप कुंडली में दराकारक ग्रह नोट करें। दराकारक ग्रह यानी आपकी कुंडली में डिग्री वाइज सबसे जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, डिग्री वाइज सबसे लेस डिग्री का जो प्लैनेट है, वो आप नोट करें। अब शनि गोचर के अंदर जब जेमिनी दृष्टि दराकारक ग्रह पे डालेंगे, उस 2.5 साल में आपकी शादी होनी चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये टेक्निक 80% काम करती हुई पाई है कि आप पहले तो कुंडली में ये नोट कर लें कि आपके दराकारक ग्रह कौन सा है। दराकारक यानी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आप देखें किस राशि में बैठा है लगन कुंडली में। तो शनि जब लगन कुंडली में जेमिनी दृष्टि से, पराश्री दृष्टि से नहीं, 3री 7वीं 10वीं दृष्टि काम नहीं करेगी,
जेमिनी दृष्टि, जब जेमिनी दृष्टि से शनि इस दरा कारक ग्रह को दृष्टि देंगे तो उस 2.5 वर्ष में अगर जातक की कुंडली में योग हुए तो जातक की मैरिज होनी चाहिए। अब जेमिनी दृष्टि क्या है? जेमिनी दृष्टि कहती है जो ड्वेल राशियां हैं, ड्वेल राशिज यानी आपकी जो 3, 6, 9, 12 नंबर राशि हैं, सो ये 3, 6, 9, 12 नंबर जो आपकी राशि हैं ये एक दूसरे को दृष्टि देती हैं। तो अगर 3 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है, मिथुन में कोई प्लैनेट है, तो जेमिनी दृष्टि के हिसाब से वो वर्गो को भी दृष्टि देगा, धनु को भी दृष्टि देगा, पाइसेस को भी दृष्टि कर देगा। तो सपोज आपका दरा कारक ग्रह मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, धनु राशि में है या पाइसेस राशि में है, मतलब आपकी कुंडली का लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में बैठा है, तो अभी जो ये गोचर चल रहा है शनि का मीन राशि में, तो इसका ये मतलब है शनि मीन राशि से आपके दरा कारक ग्रह को या तो दृष्टि दे रहे हैं या मीन राशि में वो शनि दरा कारक के ऊपर गोचर कर रहे हैं। तो अभी आपका शादी का योग बना हुआ है, इस 2.5 वर्ष में शादी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो राशि हैं 3, 6, 9, 12 एक दूसरे को दृष्टि देती हैं। ओके, बेसिकली सो ये ड्वेल जो भी आपकी, तो इसी तरह देखिए जेमिनी दृष्टि के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जेमिनी दृष्टि अगर आपको पढ़नी है तो आप बेसिकली गूगल कर सकते हो। सो गूगल में आपको जेमिनी दृष्टि का टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा। सो इन दी गूगल यू कैन गूगल दी जेमिनी एस्पेक्ट्स बेसिकली। ओके, कोई भी आर्टिकल पढ़ लें, स्टार्टिंग का कोई भी आर्टिकल पढ़ लें तो आपको मतलब वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली लेकिन एक रूल आपको बता देता हूँ, जो ड्वेल राशिज हैं, ड्वेल राशि यानी 3, 6, 9, 12, ये 3, 6, 9, 12 ड्वेल राशि एक दूसरे को एस्पेक्ट करता है। आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरा कंसल्टेशन सेशन भी है, तो अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करें, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो गए हैं। ओके, सो ये चीज़ है, ड्वेल राशि एक दूसरे का एस्पेक्ट कर, तो आपने जेमिनी दृष्टि के हिसाब से दरा कारक के ऊपर दृष्टि देख लेनी है। ओके, दूसरी चीज़, दूसरा जो सबसे मेन जो सूत्र है, दूसरा जो सबसे मेन सूत्र है दैट इज आपको ये देखना है कुंडली में कि आपकी कुंडली में विवाह सहम एक पॉइंट है। ये विवाह सहम किस राशि में आ रहा है? तो आपकी कुंडली में विवाह सहम जिस राशि में होगा, विवाह सहम जिस राशि में आएगा, बृहस्पति जब उस राशि में गोचर करेंगे या उस राशि को दृष्टि देंगे गोचर में, तब भी शादी के योग बनेंगे। तो आप ये देखें कि आपके लगन कुंडली में विवाह सहम नाम का जो पॉइंट है, विवाह सहम जे होरा में आपको मिल जाएगा, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजिस्ट डेस्क ऐप में भी मिल जाएगा। विवाह सहम को जब बृहस्पति दृष्टि दे या उसके ऊपर गोचर करे, तब भी जातक की शादी के विवाह के योग बनेंगे। अगला सूत्र देखिए, सूत्र से पहले तो आपको यह देखना है कि इस कुंडली में मैरिज का योग भी है कि नहीं है। डिनाइल ऑफ मैरिज है तो जो मर्जी दशा ट्रांजिट आ जाए नहीं शादी होगी। डिनाइल ऑफ मैरिज है, जो मर्जी दशा ट्रांजिट आ जाए कुछ भी नहीं होगा। लेट मैरिज का योग है, सपोज कुंडली में योग है कि शादी ही 36 या 36 की उम्र के बाद होनी है, तो 36 यानी 36 की एज से पहले जितने मर्जी दशा ट्रांजिट आ जाएं कुछ भी नहीं होगा, कोई शादी नहीं होगी। अगर अर्ली मैरिज का योग है तो नो डाउट अगर अर्ली एज में आपको दशा ट्रांजिट आएगा तो मैरिज होगी। तो पहले कुंडली में ये आइडेंटिफाई करें मैरिज का योग है या नहीं है। डिनाइल तो नहीं है, डिनाइल है तो कुछ नहीं होने वाला। लेट मैरिज का योग तो नहीं है कि 36 से 36 की उम्र के बाद शादी होने का योग तो नहीं है। अगर 36 से 36 की उम्र के बाद शादी होने का योग है तो उससे पहले जो मर्जी दशा ट्रांजिट आए कुछ नहीं होगा। अब ये कैसे पता लगेगा? तो इस टॉपिक में के.एन. राव जी ने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है और एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आपको उनकी बुक में मिल जाएगा। आई गेस इनके आईकास जो इनकी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने के.एन. राव सर की गाइडेंस के अंदर एक बुक लिखी है टाइमिंग ऑफ मैरिज का समय निकालने के ऊपर टाइमिंग ऑफ मैरिज पे एक बुक लिखी है, गाइडेंस एंड एडिटर बाय श्री के.एन. राव जी। तो उसमें इन्होंने बहुत से चार्ट्स दिए हैं और 10-12 टेक्निक्स दी हैं मैरिज के टाइमिंग के, और वहाँ पे इन्होंने ये टेबल भी दिया है कि अर्ली मैरिज कब होगी, लेट मैरिज कब होगी। तो आप के.एन. राव जी की वो बुक पढ़ें रिगार्डिंग दी मैरिज योग।
क्योंकि योग अगर मैं समझाने बैठा तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। अगला सूत्र कुछ ऐसा है कि आप कुंडली में ये देखें कि आपका दारा अरुधा यानी A7 का अरुधा पदा किस घर में आ रहा है। आपका दारा अरुधा यानी A7 का अरुधा पद किस घर में आ रहा है, और आपका उपद लगन, अब उपद लगन की कम से कम 5 कैलकुलेशन है। कौन सी कैलकुलेशन सही है कौन सी गलत वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन उपद लगन की जो सही कैलकुलेशन है उस सही कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये देखें कि जातक का उपद लगन किस घर में आ रहा है। तो दारा अरुधा आपको देखना है, दारा अरुधा हो गया A7 यानी 7th हाउस का अरुधा पदा। उपद लगन क्या है उसकी कैलकुलेशन दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये 2 देखनी है आपको किस राशि में आ रही हैं। उस राशि में सर्व अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, सर्व अष्टक वर्ग यानी SAV, सर्व अष्टक वर्ग में कितना स्कोर है, कितने बिंदु दिए गए हैं, उसको कितना स्कोर दिया गया है। जितने बिंदु उसको दिए होंगे उस एज में शादी होने की संभावना है। सपोज आपका A7 अरुधा पद ऑफ 7th हाउस दारा अरुध आता है मेष राशि में, मेष राशि में 30 बिंदु हैं तो 30 वर्ष की आयु में शादी का योग बनेगा। मान लो A7 जिस घर में आता है उस घर में 27 बिंदु हैं तो 27 की उम्र में शादी का योग बनेगा। ये स्नैपशॉट मेथड है। सिमिलरली उपद लगन भी जिस घर में आता है उस घर में जितने सर्वष्टक वर्ग बिंदु हैं उस सर्वष्टक वर्ग बिंदु के हिसाब से जो एज निकल के आती है उस एज में मैरिज का योग बनेगा। सपोज 30 बिंदु हैं तो 30, 25 है तो 25। ये एक स्नैपशॉट मेथड है, लेकिन इस देखिए ये सारे मेथड जितने आपको बता रहा हूं उसमें से 70-80% एक बारी में एप्लीकेबल होंगे तभी मैरिज होगी। तो आपको सब चीजें कंफर्म करके चलना है, कुछ सूत्र यहां से अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा अब ये देखें कि जातक का नवमांश लगन क्या है। तो बृहस्पति गोचर में जब नवमांश लगन में गोचर करे या 7वें घर में गोचर करे या गोचर में 7वें घर या लगन को दृष्टि दे दे तब जातक की शादी के योग बन सकते हैं। तो बृहस्पति गोचर में यानी ट्रांजिट में, बृहस्पति गोचर में यानी ट्रांजिट में अगर आपकी नवमांश कुंडली के लगन में गोचर कर रहा है या 7th हाउस में गोचर कर रहा है या आपके लगन को दृष्टि दे रहा है या 7th हाउस को दृष्टि दे रहा है तो लगन, तो ये ट्रांजिट में जातक की मैरिज हो सकती है। तो आपका जो भी नवमांश लगन है, सपोज आपका कर्क नवमांश लगन है तो बृहस्पति इस टाइम पे कर्क राशि में गोचर करेंगे नेक्स्ट ईयर 2 जून के बाद। 2 जून के बाद बृहस्पति कर्क में आएंगे तो नेक्स्ट ईयर 2 जून के बाद आपकी मैरिज का योग बन सकता है अगर बाकी चीजें भी सपोर्ट में हैं, बाकी फैक्टर्स भी सपोर्ट में हैं। तो आप ये देखें आपका नवमांश लगन कौन सा है। बृहस्पति अगर नवमांश लगन में गोचर करे या नवमांश के सप्तम में गोचर करे या आपके नवमांश लगन या सप्तम घर को दृष्टि दें ट्रांजिट में तो आपके मैरिज के योग बनेंगे उस गोचर में। अब आ जाओ दशा के ऊपर। देखिए जातक की दशा जातक कब मैरिज कर सकता है। तो SK मेहता जी कहते हैं जब जातक को 7th लॉर्ड या 12th लॉर्ड की दशाएं हों तब मैरिज के योग बन सकते हैं। तो आप लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से देखें आपका 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड कौन सा है और लगन देखिए लगनेश कौन सा है। तो आपके लगन और चंद्र कुंडली से जो प्लैनेट 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड और लगनेश बनेगा इन प्लैनेट्स की अंतर या प्रत्यंतर दशाओं में शादी होने के योग बनेंगे। तो आपके लगन और चंद्र लगन के हिसाब से 7th लॉर्ड को आप सबसे हाई इंपॉर्टेंस दे, फिर आप 12th लॉर्ड को इंपॉर्टेंस दे, फिर आप लगनेश को इंपॉर्टेंस दे। इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में शादी के योग बनेंगे। शुक्र की महादशा राहु की अंतरदशा हो, राहु की महादशा शुक्र की अंतरदशा हो तो शादी के योग बन जाते हैं। सो राहु में वीनस या वीनस में राहु में काफी लोगों को मैंने शादी करते हुए देखा है, मैरिज करते हुए देखा है। अगर आपकी मंगल में शुक्र या शुक्र में मंगल की दशा है तब भी शादी की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये कुछ दशाएं हैं। मार्स में वीनस, वीनस में मार्स, राहु में वीनस, वीनस में राहु, ये नेचुरल मैरिज मेकिंग दशास कही गई। दूसरा, अगर लगन चंद्र लगन से कोई ग्रह 7वें घर का स्वामी बनता है या 12वें घर का स्वामी बनता है या लगनेश बनता है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में भी शादी होने की संभावना बनेगी। तो आपको ये दशा किसके साथ मिक्स करनी है, ये दशा आपको ट्रांजिट के साथ मिक्स करनी है। तो अब ये देखिए कि जो मैंने आपको ट्रांजिट इससे पहले पढ़ाए वो ट्रांजिट क्या इन दशाओं के साथ मैच हो रहे हैं और इन 4 या 5 टेक्निक्स में से कितनी टेक्निक्स एक बारी में एप्लीकेबल हैं। अगर इनमें से ज्यादा अगर टेक्निक्स एप्लीकेबल है तो उस साल आपकी शादी होनी चाहिए। बाकी ज्यादा आपको डिटेल जाननी है तो कंसल्टेशन लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन इट्स नॉट दैट मच इजी जितना ये वीडियो में सुनना लगता है। सो दैट्स इट। मुझे भी लेट हो रहा है, एक कंसल्टेशन सेशन भी है। सो आई गेस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी जिनको भी एनरोल होना है मुझे व्हाट्सएप करें। ओके, थैंक यू।